चलो आगे सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे। ऑनलाइन में एक बार आप मुझे बताएं कि क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दूं ताकि आज के सेशन को, आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू कर सके। कमेंट डालकर यस, बिल्कुल आप सभी का मोस्ट वेलकम है दोस्त। चल आप मुझे बताओ कि देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, सभी लाइव आ गए क्या? फिर हाँ, मनोज यस, राधे राधे, पंकज, अरुण, ज्योति, बिल्कुल। चल आज जो फसलें चालू करेंगे वो है रोकड़ फसलें या नकदी फसलें। नकदी फसलें, इन्हीं को क्या कहा जाता है? रोकड़ फसलें। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रोकड़ फसलें या नकदी फसलें क्या होती है। देखो तो रोकड़ फसलें या नकदी फसलें वे फसलें होती है जिन्हें किसान उगाता है। किसान क्या करता है? किसान अपने खेत में उगाता है और किसान अपने खेत में उगाने के बाद इसे मतलब मार्केट में नगद नगद मतलब अपन कह सकते हैं कि फसल की उपज लेते हैं। फसल की क्या लेता है वो? फसल की उपज लेता है। उपज लेने के बाद इसे क्या करता है? तुरंत मार्केट में क्या कर देता है? बेच देता है। मार्केट में सेल कर देता है, बेच देता है। मतलब इसे स्टोर करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करता हो, मतलब इसे भंडारित करके रखने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता नहीं है। वो डायरेक्ट उगाता है, उगाने के तुरंत बाद जब यील्ड आती है तो उस उपज को वो क्या कर देता है? मार्केट में सेल कर देता है। मतलब नगद पैसा चाहिए उसको, सीधी सी बात। ये नकदी फसलें या रोकड़ फसलें। रोकड़ का मतलब पैसा होता है, सीधी सी बात। चल इसमें देखो कौन कौन सी फसलें आती है। आती तो कई सारी है, नकदी फसलें, रोकड़ फसलें। जैसे आज जो पढ़ेंगे उसका नाम शुरू में लिखता हूं, वह है कपास। कपास आती है। और कौन आती है? गन्ना आती है। और कौन है? आलू है, तंबाकू है। और देखो और भी आने में तो देख, सब्जियां है ना, सब्जियां वह भी सारी इधर ही आती है। फल जो है वह भी आता है। चाय और कॉफी भी आती है। चाय और कॉफी भी आती है। मशरूम भी आता है। क्या है? मशरूम। और बेबी कॉर्न है ना, बिल्कुल गुरु लगा दो। बेबी कॉर्न जो है ना, उसको भी ज्यादा स्टोर रख नहीं सकते। पहला कॉटन वाला आंसर कर देना, दो कर देना। पूरा फोल्डर ही डाल दीजिए ना। हाँ डाउनलोड में डन। डन म्यूजिक बजाएंगे। ये अच्छा किया। चल हाँ हो गया ना। हाँ बिल्कुल, फिर दिक्कत आएगी तो मैं किसी को भेज दूंगा, वैसे तो चल। चल चालू करें। चलो राधे राधे, ऑनलाइन में एक बार सभी जुड़ जाओ। चल तो अपन ने देखा नकदी या रोकड़ फसलें क्या होती है जिन्हें किसान उगाता है, उपज के बाद क्या करता है? मार्केट में बेच देता है। इंटरेस्ट नहीं दिखाता उसका भंडारण में। कौन कौन है? तो कपास, गन्ना, आलू, तंबाकू, ये अपन पढ़ेंगे। होने में तो फल सब्जी, चाय कॉफी ये भी होती है। मशरूम और बेबी कॉर्न, इन्हें भी क्या करते हैं अपन? रोकड़ फसलें या नकदी में आती है। परंतु मुख्यतः जो पढ़ेंगे अपन वो कौन से पढ़ेंगे? कपास, गन्ना, आलू, तंबाकू। तो आज जो पहली फसल अपन चालू करने वाले हैं तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कपास। क्या नाम है बेटा? कपास। कपास देखो दोस्त, कपास को अपन कॉटन कहते हैं। बिल्कुल आ जाओ आ जाओ, है ना, पूछा मत करो। कपास, कपास को कॉटन कहते हैं, देखो है ना। और कपास बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। हो सकता है इस साल इसमें से एक प्रश्न आपको देखने को मिले, कपास या कॉटन में से। अब हाँ, क्या कपास से कर देते हैं? कुछ भी करो, क्योंकि लगभग अपने को क्या है, कमी फिर में चिंता मत करो, आगे पीछे का कोई लोड ही नहीं है। हम अरे अरे यार ऐसे क्या, कोई लोड नहीं। देखो जहां से चालू करें ना, क्या पता दोनों कर देंगे, चलते हैं ना। देखो कपास, कपास के बारे में अब सामान्य जानकारी देखो, कुछ कॉमन सी चीजें मैं बता देता हूँ कि कपास क्या है क्या नहीं।
कपास का आप जानते हैं कि बोटनिकल नेम की चर्चा करूं तो आप जानते हैं क्या कहते हैं, गोसिपियम स्पीसीज, गोसिपियम गोसिपियम स्पीसीज। अब देखो स्पीसीज का मतलब यहाँ पर क्या है, कपास की 4 प्रजातियां पढ़ेंगे। कितनी पढ़ेंगे? 4 प्रजातियों की चर्चा करेंगे। चारों प्रजातियां अपन एक प्रकार से देख लेंगे। एक लाइन याद रखना कि सुनो भारती, क्या याद रखोगे? सुनो भारती, एमबीए, एमबीए, सुनो भारतीय, एमबीए, यूएसए, यूएसए से ही करनी है, ही करनी है, करनी है। 4 प्रजातियां होती है। देखो अपने को पता है कि सुनो को अंग्रेजी में कहते हैं अपन हियर, क्या कहते हैं बोलो? हियर, है ना? तो याद रखना है, एक तो आर्बोरियम, एक है हर्बेसियम, हर्बेसियम, और एक है आर्बोरियम, आर्बोरियम। ये जो 2 प्रजातियां हैं, दोनों के आगे गोसिपियम तो सबके आगे लगाना है। क्या लगाना है? सबके आगे गोसिपियम, सभी के आगे लगाना है। ये दोनों की दोनों कौन सी है बताओ? तो ये है भारतीय, मतलब भारतीय का सीधा सा अर्थ क्या है? देसी। और देसी जो किस्में हैं इनके अंदर 2n बराबर होता है 26। कितना होता है? 2n बराबर 26। फिर याद रखना एमबीए, एम का मतलब याद रखना मिस्र, क्या याद रखना? मिस्र, मिस्र मतलब इजिप्ट, क्या कह सकते हैं? इजिप्ट। इजिप्ट की जो है वह याद रखना बीए से बारबेडोस, क्या है? बारबेडोस। ये गोसिपियम बारबेडोस या बारबेडेंस कहते हैं, अलग अलग नामों से कह देते हैं, तो बारबेडोस। फिर देखो यूएसए से ही करनी है। अब यूएसए मतलब अमेरिका, अमेरिका की कपास अगर आपसे पूछे, अमेरिका, अमेरिका की कपास पूछे तो ही से याद रखना हिर्सुटम, क्या याद रखना है? हिर्सुटम, हिर्सुटम। तो देखो गोसिपियम, हिर्सुटम पूछे तो अमेरिकन कपास, ये दोनों कॉमन रूप से विदेशी कपास कहला सकती है। कॉमन रूप से क्या कह सकते हैं? विदेशी कपास। और विदेशी कपास के अंदर 2n बराबर, इसका जस्ट डबल 6 का 2 12 हो जाता है, 2 2 4 1 5, मतलब कितने हो जाते हैं? 52। समझ में आया? अपन ने कहा कि कपास का वैज्ञानिक नाम गोसिपियम स्पीसीज है, पर स्पीसीज का मतलब पता होना चाहिए अपने को कि अपने सिलेबस में कितने कपास हैं? 4। 2 तो देसी, देसी मतलब भारतीय, गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेसियम। 2 2 बाहर की है, इनके 26 से गुणसूत्र संख्या इनके कितने हैं? उसका जस्ट डबल कर लोगे, कितने? 52। एमबीए, एम का मतलब मिस्र की कपास कौन है? गोसिपियम बारबेडोस, और गोसिपियम हिर्सुटम वो है क्या है? अमेरिकन कपास। इतना सा अपने को पता रहेगा, बिल्कुल ये लिखने का टाइम भी दे दूंगा मैं, चिंता मत करो। अब देखो कपास वगैरह का कुल वगैरह की चर्चा करूं मैं आपसे, तो कुल वगैरह की चर्चा करो तो ये उसी कुल का सदस्य है जिस कुल का भिंडी होती है, और जिस कुल का सदस्य होता है कपास, ये एक ही कुल का सदस्य है। इनका नाम क्या है बोलो? मालवेसी। क्या नाम है बोलो? मालवेसी। लो, मालवेसी, मालवेसी परिवार का सदस्य है। और देखो गुणसूत्र की संख्या मैंने उधर कंसेप्ट क्लियर ही कर दिया, परिवार हो गया। अब बात करें उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति स्थान बता ही दिया मैंने आपको कि क्या है? देसी कपास का तो देसी होगा, मिस्र वाली का मिस्र होगा, अमेरिकन कपास का अमेरिकन होगा। दैट इज क्लियर, ये है इसका उत्पत्ति स्थान। फल प्रकार वगैरह, फल जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? कैप्सूल, क्या कहलाता है? कैप्सूल संपुट, कैप्सूल संपुट, या फिर गोल वगैरह भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? गोल वगैरह वगैरह अपन कह देते हैं, याद रखना। और पुष्प क्रम जो होता है वो होता है स्क्वायर, क्या होता है? स्क्वायर, स्क्वायर, या इसी को गोल भी करते हैं, क्योंकि गोल अलग अलग चर्चा में कह देते हैं, याद रखना इतना सा। अब देखो कपास, कपास ऐसी क्रॉप है, अपने को पता है कि कपास से रेशा बनाया जा सकता है। कपास से क्या बनाया जा सकता है? रेशा। पशुओं की खाद्य खली बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है? खाद्य खली बनाई जा सकती है। हालांकि कपास का तेल भी निकलता है, कपास का तेल भी निकलता है, तो हालांकि तेल भी निकाला जा सकता है, परंतु मुख्यतः जो काम आती है वह किसके लिए? रेशे के, रेशा और खाद्य खली पशुओं की, पशुओं की खाद्य खली। एक्चुअल में इसका जो फल होता है ना, उसे बिनोला कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनोला। बिनोला और बिनोले की खली के नाम से अपने मार्केट में अपन कहते हैं, है ना? या फिर वो एक भाषा में क्या कहते हैं अपने? है काकड़े की, काकड़ा, है ना, कहते हैं ना काकड़े की खली, वो पशुओं के। तो हमें पता है। अब देखो इसका रंग जो होता है ना, कॉटन या कपास का रंग, हमें पता है कि कॉटन या कपास का रंग हमेशा सफेद होता है।
इसीलिए हमें पता है इसे क्या कहते हैं, सफेद सोना। क्या कहते हैं, सफेद सोना। सफेद सोना इसे कहते हैं, व्हाइट गोल्ड कहते हैं। अब कारण पूछे कि क्यों, तो याद रखना इसमें लगभग सेल्यूलोज जो होता है, सेलुलोज की मात्रा 90 या 91% के समथिंग पाई जाती है। लगभग लिग्निन की मात्रा, लिग्निन जो पाया जाता है वह 0.5% के आसपास, और पेक्टिन वगैरह भी मिलता है, वह लगभग कितना 0.5% के आसपास ये इसके अंदर कंपाउंड मिलते हैं। सफेद रंग का कारण सेलुलोज, क्या है, सेलुलोज। कितना है, तो लगभग 90 to 91% के समथिंग। सफेद सोना ऐसे करते हैं, तो प्रश्न हो सकता है हरा सोना किसे करते, तो हरा सोना बरसीम या बांस को करते, या तो बरसीम को कर सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं बोलो, बांस से को कर सकते। हो सकता है आपसे वो काला सोना पूछे, तो काला सोना जो है मेरे दोस्त वह किसे कहते हैं बोलो, अफीम को करते। किसे कहते हैं, अफीम को करते। हो सकता है वह आपसे बुरा सोना पूछे, क्या पूछे, बुरा सोना, तो याद रखना रेशम कीट का प्यूपा, क्या है बोलो, रेशम कीट का प्यूपा जो होता है उसे कहा जाता है क्या, तो उसे कहा जाता है बुरा सोना। मतलब सारे सोने कंप्लीट, चाहे सफेद सोना पूछे, काला सोना पूछे, हरा सोना पूछे या बुरा सोना पूछे। हाँ? क्या, जूटा आयरन पायराइट FeS2, आयरन पायराइट को जूटा सोना, जो बिहार के अमचूर नाम की जगह है वहां पर सर्वाधिक आयरन पायराइट का उत्पादन होता है, वो सोयल साइंस का। हालांकि मुझे पता था तो मैंने बता दिया, हो सकता नहीं होता तो नहीं बता पाता, कोई दिक्कत नहीं, अलग, क्योंकि नॉलेज का है देखो, अलग अलग हो सकता है। कई बार हो सकता है आप ऐसा प्रश्न पूछो नहीं आए, ये यथावत ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जूटा सोना उसे कहते हैं, मुझे पता था मैंने बता दिया। चल अब देखो, ये अपन ने बेसिक से बताया कि सोने की बातें कर ली, इसका कुछ कॉमन सी चीजें कर ली। अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड या अपन कह सकते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है बीटी कॉटन। क्या आता है, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन की अगर मैं चर्चा करूं तो लगभग 2002, क्योंकि भारत की कह सकते हैं कि प्रथम और अंतिम ट्रांसजेनिक किस्म कहते हैं ना, अंतिम, वह इसे ही कहते हैं, कहां की, भारत की कहते हैं प्रथम और अंतिम। हमने कहा था कि विश्व में हम चले थे, विश्व में याद करो पहला कौन था बोलो, तंबाकू 1987 के समथिंग था, समथिंग। फिर इसके बाद जो था वो था सोयाबीन, कौन था, सोयाबीन। फिर उसके बाद देन वो था कपास, कौन था, कपास। और भारत में 2002 में। अब इसको क्या है, बीटी एक्चुअल में क्या है, बेसिलस थिरुनजिएंसिस होता है। बीटी का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, बेसिलस थिरुनजिएंसिस। स्पीड इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो पूरा का पूरा बताऊंगा इधर दोस्त, है ना। स्पीड का मतलब समझ गए कि वो इंसर्ट करेंगे अपन यहाँ पे, और एक एक चीज को वापिस से मैं आपको ना एक्सप्लेन करूंगा। ये यहाँ पर देखो मैं बता दूं, म्यूजिक में डाला था ना सर ने, ये तो यूं मान लेना कि एक बेसिक सा मतलब नॉलेज में डाल रहा हूँ मैं आपको, ये पूरा का पूरा ये बेसिक सा नॉलेज में रहेगा, ताकि पढ़ेंगे तो हर चीज, मतलब यूं नहीं है कि रामायण बाज गए चले गए, ऐसा नहीं करेंगे अपन। ऐसा शुरू से किया भी नहीं तो अभी तक करेंगे भी नहीं। हालांकि ये सिर्फ जल्दी कराने का तरीका है, तो ये सारी चीजें देखो, ये मैं आपको ये यहाँ कराऊंगा इसे, ये सारे, पर ये है कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए। तो कहाँ थे अपन, यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये बेसिलस थिरुनजिएंसिस, बेसिलस थिरुनजिएंसिस एक्चुअल में क्या होता है, बेसिलस थिरुनजिएंसिस, है ना। तो ऑनलाइन वालों के लिए था, क्योंकि ये कहते हैं सर स्पीड स्पीड स्पीड, तो आराम से भी कराएंगे, इसी को आराम से भी कराएं, है ना। थिरुनजिएंसिस, थिरुनजिएंसिस। अब देखो एक्चुअल में ये क्या है, एक जीवाणु है, बैक्टीरिया। क्या है ये, एक बैक्टीरिया। ये मृदा के अंदर रहता है, कहाँ रहता है, मृदा के अंदर। अब इसको क्या है, निकाला गया मृदा से, और इसकी क्या है, निष्क्रिय अवस्था निकाली गई। कौन सी, निष्क्रिय अवस्था। और इसमें से निकाला गया जीन, क्या निकाला गया, जीन, और उसे कहा गया क्राइजीन। क्या कहा गया, क्राइजीन। और कपास के अंदर क्राई, क्राई फर्स्ट AB, और क्राई फर्स्ट AB, और क्राई सेकेंड, क्राई फर्स्ट AC, और क्राई फर्स्ट AB, सेकेंड AB, ये AC और M ये निकाले गए। और कहाँ इम्प्लांट किए गए, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब अपन कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जैव अभियांत्रिकी, जैव अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी के द्वारा किसके अंदर ट्रांसफर किए, तो ये किए गए कॉटन के अंदर, कपास के अंदर, कपास के अंदर इंसर्ट कर दिए। अब ये निष्क्रिय अवस्था में चला गया, निष्क्रिय अवस्था में चला गया। अब क्या है, इसके अंदर गुलाबी सुंडी वगैरह ऐसे कई सारे कीटों का आक्रमण होता है ना। तो जैसे ही वो कीट ने क्या किया, उसको खाया, क्या किया, इसको
खाया, तो ये कीट के पेट में गया, कीट के पेट में गया, और पेट में जाते पहले इसके अमाशय को क्या कर दिया, अमाशय की पीएच इम्बेलेंस कर दी, पीएच क्या कर दी, इम्बेलेंस कर दी, और वो पेट क्या हो गया, पेट फट गया, और कीट की क्या होगी वहां पर मृत्यु होगी। ये सीधा सीधा सा कंसेप्ट, मतलब जमीन से निकाला, क्राइजीन निकाला, पौधे में डाला, पौधे में कोई कीट आया, बेचारे को पता नहीं, पौधे को खाया, खाया तो नुकसान तो पहुंचा है थोड़ा सा। अब कीट ने जैसे खाया तो उसके पेट का जो पीएच था ना वो अलग था, तो उसके पीएच में जैसे जाता है वो एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया, और पेट के अमाशय की जो वो भित्तियां होती है उनको चीर दिया, और कीट की क्या होगी, मृत्यु। 2-5 कीटों ने ऐसा देखा कि यार जैसे खा रहे वैसे नुकसान हो रहा है, जैसे खा रहे, तो भाई वो मतलब उस कभी उसमें आएगा ही नहीं, मतलब उसको पता चल गया कि इस खेत में तो जाना ही नहीं। बीटी कपास की आपसे बीज दर पूछे तो 1 से 1.5 किलोग्राम, सीड रेट पूछे तो कितने, 1 से 1.5 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम। पौध संख्या पूछे तो लगभग 10,000 पौधे, कितने हैं, 10,000 पौधे, याद है। अब रिफ्यूज फसल, एक बड़ी अच्छी शब्दावली आती है, रिफ्यूज फसल, क्या आती है, रिफ्यूज फसल, रिफ्यूज, रिफ्यूज फसल, रिफ्यूज फसल क्या होती है कि एक्चुअल में ये बीटी कॉटन का खेत है, बीटी कॉटन का खेत। अब इसमें माना कि 100% आपने बीटी कॉटन लगा दी, तो याद रखना जिंदगी है और ये पर्यावरण है, और ये मतलब अपन कह सकते हैं वायुमंडल और जीवों के अंदर क्या होती है, हमेशा प्रतिकूल मौसम के प्रति अनुकूलता का सिद्धांत होता है। डार्विन यूं कह के गया है कि भविष्य में मतलब वही चीज इस मतलब इस दुनिया में वही जीव सरवाइव करेगा जो अनुकूलता के सिद्धांत पर काम करेगा, डार्विन का नियम, मतलब अनुकूलता। जैसे जिराफ को खाना खाने के लिए ऊपर गर्दन करनी पड़ी तो उसकी गर्दन ऊपर हो गई। हम लोग 4 हाथ पैर पे, क्योंकि मानव का विकास जो हुआ था वो जेसीएम मतलब जावा मैन, क्रो मैग्नोन और मॉडर्न मैन ऐसे हुआ था। पहले आदमी 4 पे चलता था, फिर धीरे धीरे इरेक्टा मैन अपन कहते हैं, होमो इरेक्टा, फिर होमो सेपियंस, फिर होमो सेपियंस सेपियंस, ऐसे हुआ। मतलब जिस जिस चीज की आवश्यकता होती गई ना वैसे वैसे विकास होता गया, अनुकूलता का सिद्धांत। जैसे अब गर्मी बढ़ रही है तो अपन गर्मी के प्रति अनुकूलता अपना रहे, जैसे तैसे सर्दियों के टाइम पे सर्दियां, हर चीज के प्रति। तो याद रखना कि वैज्ञानिक यूं कह के गए, अगर 100% आपने पूरे मतलब कंट्री में अगर आपने बीटी कॉटन उगा दी तो आप इस कीट के प्रति क्या प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लोगे, नहीं। उस कीट में एक दिन ऐसा होगा कि वह बीटी कॉटन के प्रति प्रतिकूलता मतलब अनुकूलता का सिद्धांत अपना लेगा, और वो बीटी कॉटन से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वापिस वही लफड़ा। तो क्या करते हैं, हमेशा याद रखना कि इसमें क्या करते हैं, खेत में ये पूरा खेत है ना, इसमें लगभग 80% के आसपास तो बीटी कॉटन उगाते हैं, और इसके चारों तरफ है ना लगभग 15 से 20, कुछ किताबें 15% कहती है, कुछ किताबें 20% कहती है, 15 से 20% नॉन बीटी उगाते, मतलब वो कीट आए नॉन बीटी को खाने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपन ने उगाई क्या है, बीटी उत्पाद, ताकि वो कीट क्या है, कीट उसके प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न ना कर सके, ये याद रखना, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। और कॉटन वगैरह को क्या है, ये बीटी कॉटन को सीडी माई नाम का एक व्यक्ति था, सीडी माई वो भारत वगैरह में लाया, सीडी माई नाम का व्यक्ति ये भारत वगैरह में लाया, ये बीटी कॉटन का कंसेप्ट है। कुछ वन लाइनर फैक्ट्स है, देखो एक आता है फज, एक आता है लिंट, एक आता है फज, एक आता है लिंट, एक आता है सीड कॉटन, सीड कॉटन, और एक आता है कॉटन सीड, क्या आता है, कॉटन सीड, सीड। एक आता है जिनी, ओटाई परसेंट जिनी, जिनी है ना, एक है फाइब्रोग्राफ, 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 एरियालोमीटर, एरियालोमीटर, मीटर, एरियालोमीटर है ना, एक माइक्रोनेयर, माइक्रोनेयर, नेयर है ना, सेट लाइन खेती, सेट लाइन, सेट लाइन, एक H4 किस्म के बारे में और वरा लक्ष्मी के बारे में। ये कुछ कंसेप्ट और देखते हैं, देखो देख खरीफ की फसल है, ये तो थोड़ा सा याद होना चाहिए, हो सकता है इतना तो आपने को याद होगा। खरीफ की है, कॉटन कपास से गंगानगर हनुमानगढ़ के ना, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बरसात के टाइम के आसपास करते हैं। खरीफ की फसल है, ये तो थोड़ा दिमाग में डाल देना, कपास किस सीजन में उगाते हैं, खरीफ में, ये तो एक कॉमन सी चीज है, इतना सा अपने को कोशिश करना चाहिए, आना चाहिए, है ना। चल ये कुछ है। अब देखो अपने को पता है कि कपास में क्या होता है, रेशा होता है, क्या होता है, रेशा। रेशे के लिए कुछ शब्द प्रयोग करते हैं, एक तो फज और एक लेट। लेट से याद रखना लंबा, ल से लंबा, ल से लेट, तो याद रखना लंबे रेशे को क्या कहते हैं बताओ, लेट। लंबा रेशा क्या कहलाता है, कपास का लेट।
तो ये अपने आप याद रखना छोटा रेशा। कैसा याद रखना? छोटा रेशा। बताओ, दो परिभाषा याद हो गई। बड़ी बड़ी लिखाऊंगा कि कपास का छोटा रेशा फज कहलाता है और कपास का लंबा रेशा लेंट कहलाता है। ल से लंबा, ल से लेंट, दो परिभाषा की। एक है सीड कॉटन, एक है कॉटन सीड। याद रखना, सीड पहले सीड आएगा ना, और सीड में शब्द कितने हैं? दो। पहले नंबर पे कौन आना चाहिए? सीड, और सीड में शब्द कितने हैं? दो। पीछे आएगा तो कोई मतलब नहीं सीड का, ध्यान से समझ। इसका मतलब होता है सीड, मतलब सीड मतलब इसमें बीज भी होता है, बीज के साथ इसमें कॉटन का मतलब कपास भी होता है, कपास मतलब रेशा। मतलब ऐसी चीज, मतलब ऐसी परिभाषा कि ऐसी कोई चीज जिसमें बीज और रेशा दोनों हो, उसे कॉमन रूप से क्या कहोगे? सीड कॉटन। जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेशा ही होता है, रेशा ही होता है, यूं नहीं इसमें बीज में डाल दें। दो परिभाषा और पूछेगा कि सीड कॉटन और कॉटन सीड कैसे कर। याद रखना, आगे शब्द आना चाहिए सीड, और सीड में शब्द कितने? दो। तो दो चीजें नजर आएगी, सीड भी नजर आएगी और कॉटन भी नजर आएगा। कॉटन मतलब रेशा, सीड मतलब बीज। मतलब ऐसी चीज जिसमें बीज और रेशा दोनों होता है, उसे पर्टिकुलर क्या कहते हैं? सीड कॉटन। अगर सीड शब्द पीछे चला गया तो कोई मतलब नहीं, फिर उसका कोई सेंस नहीं था, फिर उसमें सिर्फ क्या रहता है? रेशा रहता है। क्या रहता है? रेशा। फिर देखो, एक आता है डी लिंटिंग। क्या आता है? डी लिंटिंग। लिंटिंग, डी लिंटिंग, डी का मतलब हमेशा होता है हटाना, और लिंट का मतलब होता है रेशा। क्या होता है? रेशा। अब बीज बुआई कर रहे हैं, बीज की क्या कर रहे हैं? बुआई। तो बीज के ऊपर अपने को पता है क्या? कपास का बीज देखा, उसमें रेशे चिपके हुए रहते हैं, अच्छे खासे से क्या होते हैं? रेशे चिपके रहते हैं। तो बुआई में बड़ी दिक्कत आती है। तो याद रखना, उस रेशे को हटाने की क्रिया क्या है? उस रेशे को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डी लिंटिंग कहलाती है। क्योंकि कहां तक, एक तो नुकसान भी तो हो रहा है ना, अपन ने तो उगाया रेशा था, रेशे को निकालो ना पूरा, फिर बाद में बीज की बुआई करो। तो डी लिंटिंग जो करते हैं वो H2SO4 से करते हैं, और एक करते हैं जिंक क्लोराइड से। याद रखना, 1 किलोग्राम अगर बीज है ना, तो लगभग उसके लिए 100 ml के समथिंग क्या लेते हैं? 1 किलोग्राम 100 ml क्या लेते हैं? H2SO4। मतलब अपन कह सकते हैं कि H2SO4 अनुपात बीज, इसका मतलब होता है 1:10। कितना होता है? 1:10। क्योंकि हमें पता है कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। सही बात है, बराबर 1 लीटर, ये अपने को पता, सीधी सी बात। तो इसीलिए H2SO4 की 100 ml मात्रा ली, और 1000 ग्राम बराबर मतलब 1 किलोग्राम। आसान भाषा में, सही बात है। तो 1:10 लेते हैं। डी लिंटिंग का मतलब समझे कि बीज के ऊपर जो रेशे हैं उनको हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डी लिंटिंग। फायदा क्या? एक तो बुआई आसानी से हो जाए, एक वो रेशा चिपका हुआ नहीं रहे, दूसरा फायदा। चलो, बहुत बढ़िया। सर यू आर ग्रेट ऐसे भी मत कहो भाई, ये तो फर्जीवाड़ा कर रहे हो तुम लोग। यू आर ग्रेट रहने दो। चल, एक देखो जिनिंग। जिनिंग का मतलब होता है ओटाई परसेंट। मतलब ओटाई परसेंट का एक ही सूत्र है, ऊपर रखना है रेशा। क्या रखना है? रेशा। और नीचे रखना है रेशा प्लस बीज। क्या रखना है? रेशा प्लस बीज इंटू 100। मतलब ओटाई परसेंट। परसेंट में हमेशा पता है कि परसेंट हमेशा 100 से गुणा होता है, तभी परसेंट निकलता है। जैसे मेरे कितने परसेंट, मैंने माना कि मेरे 600 में से 400 नंबर आए, परंतु टोटल पेपर था 600 नंबर का। अब परसेंट निकालना है ना, तो मुझे गुणा करना पड़ेगा 100 से। ये 2 जीरो काटूंगा, फिर 6 का पहाड़ा बोलूंगा तो इधर कट जाएगा कितना? 2। ये कितना हो जाएगा? 200। फिर काटोगे जितने आएंगे वो। परसेंट में हमेशा गुणा करना पड़ता है 100 से। तो ओटाई परसेंट निकालने के लिए रेशा। अब इसका सूत्र को एक अच्छे से मॉडिफाइड करो। इस सूत्र को इस प्रकार से क्या लिख सकता हूं मैं? नीचे लिख सकता हूं क्या? सीड कॉटन। ऊपर लिख सकता हूं क्या? कॉटन सीड। और इनटू कर सकता हूं क्या 100। क्या ऐसा लिखना क्या सही होगा या गलत होगा? सही होगा, बात तो वही है ना। तो हो सकता है उसको ऐसे नहीं देगा, हो सकता है ऐसे दे, हो सकता है इस सूत्र को यहां पर लिख दे लिंट, और नीचे लिख दे लिंट प्लस सीड इंटू 100। तो क्या ये लिखना गलत होगा क्या? नहीं, फिर भी गलत नहीं होगा। तो हो सकता है इस सूत्र को 3 प्रकार से लिखते हैं। समझ में आ गया? ऊपर रेशा होना चाहिए, नीचे 2 चीजें होनी चाहिए, रेशा प्लस 20 इंटू 100। ये ओटाई परसेंट, या अपन कह सकते हैं जिनिंग परसेंट। क्या कहते हैं? जिनिंग परसेंट। कुछ वन लाइनर फैक्ट से सीधे सीधे कपास में से पूछे जाते हैं। फाइब्रोग्राफ। फाइब्रोग्राफ का मतलब ग्राफ। ग्राफ में हमेशा कोई ना कोई चीज रेखा बनाई जाती है। ग्राफ का मतलब क्या है? देखना,
कोई ना कोई रेखा बनाई जाती है। जैसे कोई ग्राफ बनाना है, इस ग्राफ में मुझे सिग्मोइड ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? सिग्मोइड। कोई रेखा, रेखा की लंबाई होती है, रेखा की क्या होती है? लंबाई। अपन इसकी लंबाई नाप सकते हैं कि ये लंबाई। तो याद रखना कि रेसे की लंबाई मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं, रेसे की लंबाई मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइब्रोग्राफ। क्या कहते हैं? फाइब्रोग्राफ। एरियालोमीटर और माइक्रोनेर। तो याद रखना रेसे की महीनता, रेसे की महीनता, महीनता मापने के लिए जो काम में लेते हैं वो क्या है? माइक्रोनेर। मैं से माइक्रो, मैं से महीनता। सही बात है, मैं से माइक्रो, मैं से महीनता। एक अपने आप याद रख लेना कि जो अपना रेसा पका है या ना पका है, मतलब परिपक्वता, परिपक्वता मापने के लिए जो काम में लेते हैं उसे कहते हैं एरियालोमीटर। परिभाषा है, देखो वन लाइनर से फैक्ट से कोशिश कर रहे कि लंबे समय तक याद रहे तो अपन बता। फाइब्रोग्राफ, ग्राफ में कोई ना कोई रेखा बनाते, रेखा की क्या होती है? लंबाई। तो याद रखना रेसे की लंबाई मापने के लिए फाइब्रोग्राफ। फिर है माइक्रो, मैं से माइक्रो, मैं से महीनता, रेसे की महीनता मापने के लिए माइक्रोनेर। और एरियालोमीटर मतलब रेसे की परिपक्वता मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं वो लोग? एरियालोमीटर। सेट लाइन, सेट लाइन क्या है? एक्चुअल में गुजरात जो है ना, गुजरात, गुजरात में क्या करते हैं? गुजरात में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, रेसा जो होता है ना, रेसा, रेसे की सर्वाधिक मतलब कपास की सबसे ज्यादा खेती भारत में, अगर आपसे पूछे ना कपास की खेती सबसे ज्यादा काली मृदाओं में होती है। याद रखना काली मृदाएं है ना महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की काली मृदाएं बड़ी फेमस है। याद रखना कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या है? काली मृदाएं। काली मृदाओं की पीएच, पीएच थोड़ी सी हल्की सी अम्लीय कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? हल्की सी अम्लीय कहते हैं। तो हल्की अम्लीय पीएच इसके लिए जरूरी होती है कितनी? लगभग 5.5 से लगभग 6.5। याद रखना बड़ी इंपोर्टेंट, पीएच 5.5 से 6.5। कपास की काली मृदाएं मतलब महाराष्ट्र में। तो याद रखना महाराष्ट्र को कहा जाता है वस्त्र नगरी। क्या कहा जाता है? वस्त्र नगरी। तो राजस्थान, राजस्थान में आ जाओ, राजस्थान की वस्त्र नगरी पूछे तो भीलवाड़ा है मेरे दोस्त। कौन है? भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा। स्कॉटलैंड अलवर है, सबसे ज्यादा शराब बनाई जाती है अलवर, याद रख। तो देखो राजस्थान का जो अपना मैनचेस्टर वस्त्र नगरी उद्योग, एक्चुअल में क्या है, यहाँ तो मेरे मामा जी के लड़के हैं और वो मतलब जो फैक्ट्री है ना, मतलब जो वस्त्र उद्योग है ना, उनका बेटा तो अभी मेरे साथ रहता है, अभी अपने यही पढ़ता है 12वीं इंग्लिश मीडियम। तो मैं तो वहां गया था, तो एक्चुअल में एक दिन फैक्ट्री में गया था, तो वो क्या है पूरा का पूरा फैक्ट्री देख के आया, पूरी फैक्ट्री देख के आया, क्योंकि वो हेड है, सबसे ऊपर एक बॉस है, सेकंड नंबर की पोजीशन उन्हीं की है, क्योंकि 20-25 साल हो गए उनको काम करते करते। तो हेड तो कभी आता नहीं है उस फैक्ट्री में, मतलब सारे कार्यभार उनके अंडर में। तो आज से 2-3 साल पहले हम भीलवाड़ा गए थे, जाते रहते अभी भी, ये राखी के पहले भीलवाड़ा गया था। एक्चुअली वहाँ संतोषी माता का मंदिर है, संतोषी माता को काफी मानते हैं, मतलब कई बार रसोई वगैरह करते हैं ना, तो वहाँ करते हैं। तो अभी प्रोग्राम वगैरह किया था तो वहाँ गए थे। तो मैं गया था फैक्ट्री में, कितना तगड़ा काम होता है वहां पे, मतलब आप कपड़ों की फैक्ट्रियां देखोगे ना, बहुत तगड़ा, मतलब कपड़ा चाहे रेमंड से ले लो, सियाराम कपड़ा ले लो, जो भी ब्रांड्स है ना, जो भी आपको नाम याद है ना, वो सब कपड़ा निकलता है भीलवाड़ा से, बहुत तगड़ा। तो याद रखना राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन है? भीलवाड़ा। और अपने यहाँ की क्या है जी। अब देखो एक अच्छा कंसेप्ट सोइल का बता रहा हूँ, याद रखना थोड़ा सा, हालांकि काम का नहीं पर मुझे याद आया तो बता दूं, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी लोग काम में आएगा। महाराष्ट्र में सारे एंटरप्रेन्योर रहते हैं और उनकी सबके गाड़ियां कौन सी होती है? बीएमडब्ल्यू। कौन सी गाड़ियां होती है उनके पास? बीएमडब्ल्यू, सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर यही पे है ना। अब देखो बी का मतलब होता है ब्लैक, बी का मतलब होता है ब्लैक, एम का मतलब याद रखना है इसमें मोंट मोरिलो नाइट, मोरिलो नाइट क्ले पाई जाती है और वर्टिसोल ऑर्डर पाया जाता है। कौन सा? वर्टिसोल। तो याद रखना काली मृदाओं में मोंट मोरिलो नाइट क्ले पाई जाती है और वर्टिसोल क्या पाया जाता है? ऑर्डर। जबकि लाल जो होती है ना, लाल का याद रखना रक्त, रेड सोइल जो होती है ना, रेड, रेड में होता है एलपी सोल। क्या होता है? एलपी सोल। और केवली नाइट क्ले पाया जाता है, केवली नाइट। और टीएन का मतलब होता है तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो लाल और काली का बड़ा इंपोर्टेंट याद। पीएच हो गया। अब रेसा का याद रखना, जो रेसा होता है ना, वो रेसा उद्योग के हिसाब से पूछे कि भारत की वस्त्र नगरी कौन सी? महाराष्ट्र। और राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी? भीलवाड़ा। दो कंसेप्ट क्लियर है। तो देखो इधर का आगे, तो सेट लाइन गुजरात में क्या करते हैं, गुजरात में एक्चुअल में ये कपास का कोई खेत है, तो इसमें बीच बीच में क्या है, मूंगफली की खेती करते हैं। किसकी करते हैं? मूंगफली की खेती करते हैं। ये क्यों करते हैं? फायदा होता है। मूंगफली एक तो दलहनी परिवार का सदस्य है, हमें पता है कि मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, पहला फायदा।
दूसरा फायदा, खरपतवार में खरपतवार का कंट्रोल करते हैं। एक अच्छा डीपली बताता हूँ, आपके काम का तो नहीं, मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो काम की चीजें कई सारी है, क्योंकि क्रॉप पढ़ाते ना तब डीपली जाते। एक्चुअल में ये जो कपास है ना, कपास में दो प्रकार की शाखाएं आती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की शाखाएं आती है। एक तो होता है दो प्रकार की, एक तो मोनोपोडियम। क्या होती है? मोनोपोडियम, मोनोपोडियम। और एक होता है सिंपोडियम। क्या होता है? सिंपोडियम, सिंपोडियम, पोडियम। याद रखना, मोनो, मोनो मतलब एक होता है, एक, मोनो मतलब एक, सिम का मतलब कई सारे। याद रखना इसमें न तो पुष्पन होता है और न फ्रूटिंग होती है, तो ये शाखाएं किसी काम की नहीं है। सही बात है, ऐसी शाखाओं को उगाएंगे क्यों? मतलब इनका करते कंट्रोल, इसका क्या करते हैं? कंट्रोल। जबकि सिंपोडियम में पुष्पन भी होगा और क्या होगा? फलन भी होगा। तो कौन सी शाखाओं की अपन वृद्धि बढ़ाना चाहेंगे? बोलो सिंपोडियम। याद रखो, कपास में हम ऐसी कोई शाखाएं लगाना नहीं चाहेंगे जिसमें अपना फूल आए ना फल आए। जैसे कई सारे कपास के पौधे अपन घर में लगाते हैं, तो न तो कपास बनती है, ना फूल आता है, ना फल आता है। मतलब उनमें जो शाखा है ना, वो क्या है? मोनोपोडी। तभी तो अपन कहते हैं कि कपास की खेती हर कोई आदमी कहाँ करता है? कम ही करते हैं कपास की खेती। कपास की खेती करना आसान भी नहीं है वैसे। और कपास की खेती में सबसे ज्यादा रोग एवं कीट लगते हैं। कारण बताओ? याद रखना, कपास की पौधे की पत्तियों में B5 विटामिन पाया जाता है। B5 का नाम है पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड। और ये पेंटाथेनिक एसिड है ना, एक्चुअल में ये रोग एवं कीटों के प्रति, रोग एवं कीटों के प्रति प्रतिरोधकता और खरपतवार के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। ये पाया ही नहीं जाता है इसमें बेचारे में। तो सबसे ज्यादा तो क्या है? कपास में कीट, सबसे ज्यादा रोग, सबसे ज्यादा खरपतवार निकलते। याद रखना, इसीलिए तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड सबसे ज्यादा इधर ही डालते। याद रखना। तो कपास, अब देखो वो तो वो बात अलग है कि गेहूं और चावल का उत्पादन क्षेत्र पर ज्यादा है, तो टोटल अगर ओवरऑल जाएगा तो उधर जाता है वो, तो याद रखना। अब इसमें डाई यूरोन और मोनो यूरोन क्या डालते हैं? डाई यूरोन और मोनो यूरोन, मोनो यूरोन, ये खरपतवार नाशी दवाइयां डालते हैं। याद रखना, कारण बड़े अच्छे से पता चला। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि B5 अनुपस्थित होता है, बाकियों में होता है। अब बात करें थे अपन गुजरात की, तो गुजरात में सेट लाइन है ना, सेट लाइन कैसी? मतलब खरपतवार का आक्रमण होता है, या तो मूंगफली लगा लो। तो अपन कह सकते हैं कि खरपतवार के प्रति क्या होती है? बेचारे को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि मूंगफली बीच बीच में हो जाती है ना, तो वो जगह जो बची हुई ना, क्योंकि अपन क्या कहते हैं कि those plant which is grow out of time, out of place, that is called wheat। मतलब ऐसे पौधे जो बिना उगाए, मतलब बिना उगाए बिना समय के उग जाते हैं, क्या कहलाते हैं? वीड कहलाते हैं। सही बात है। तो ये बीच बीच में उगाओगे, इसे क्या कहोगे? सेट लाइन कहते हैं। क्या कहोगे? सेट लाइन कहते हैं, गुजरात में करते हैं। अब देखो दो किस्में बड़ी अच्छी बता रहा हूं, एक तो है H4 और एक है वरालक्ष्मी। देखो 1970 और 1976 के समथिंग, ये याद रखना, इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, और ये इंटर, इंटर स्पेसिज। याद रखना, स्पेसिज। चलो देखो क्या है, हिंदी में इसको अंतर सस्यन कहते हैं, उसको अंतरा सस्यन कहते हैं। हिंदी का थोड़ा लोचा, याद रखना इसमें ए लिखा है मैंने, क्योंकि इसके बीच में नहीं लिखा मैंने, बस ये शब्द देखने में एक जैसे लगेंगे, सारी स्प्रिंग एक जैसे सारी, बस याद रखना ये इंट्रा है और ये क्या है? इंटर है। इतना सा अंतर है बस। अब देखो क्या होता है कि एक सीटी पटेल थे, डॉक्टर सीटी पटेल, ये थे गुजरात के, गुजरात के। और गुजरात के इन्होंने क्या किया? गोसिपियम, गोसिपियम को गो लिख रहा हूं, गोसिपियम हिरसुटम और इनटू गोसिपियम हिरसुटम करवाया, और इससे जो प्रजाति पैदा हुई उसका नाम दिया क्या? H4, एक किस्म। और इधर याद रखना, एक वो व्यक्ति थे, व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बताऊंगा, कि एक व्यक्ति थे, सीडी माई तो नहीं, एक थे, जो भी है, उन्होंने क्या किया? गोसिपियम हिरसुटम इनटू गोसिपियम बारबेडोस, ये किया, तो इससे जो किस्म पैदा हुई उसका नाम क्या था? वरालक्ष्मी। इसमें दोनों प्रजातियां एक ही है, याद रखना। हिरसुटम का मतलब अमेरिकन कपास इंटू अमेरिकन कपास, समझे मेरी बात? इसमें अमेरिकन कपास इंटू मिस्र की कपास, याद रखना, अमेरिकन कपास इंटू मिस्र की कपास। चलो ये याद रखना, ये कॉमन चीज है। अब देखो धीरे धीरे उधर भी देखते हैं, क्योंकि आधा तो कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो गया। वैसे तो देखो कुछ बताता हूँ इधर। चलो रोकड़ फसलें चालू करें। पहला क्या है? कपास। कुछ चीजें आप ही बोलना, क्योंकि ये कॉमन सी चीजें हैं। देखो
बताओ वानस्पतिक नाम क्या है? गॉसिपियम स्पेसीज। बताओ कुल कौन सा है? मालवेसी। उधर भिंडी का भी मालवेसी। उत्पत्ति स्थान भारत, परंतु प्रजातियों के अनुसार चेंज हो जाता है। गुणसूत्र देसी किस्मों के कितने हैं बोलो? हाँ। और विदेशी की कौन से बोलो? विदेशी। विदेशी में एक तो अमेरिकन, कौन सी है? अमेरिकन। और एक कौन है बोलो? मिस्र। कौन है? मिस्र मतलब इजिप्ट। सही बात कह रहे हो आप। अच्छा बताओ पुष्प क्रम कौन सा? स्क्वायर, स्क्वायर गोल। और फल क्या है? बॉल या कैप्सूल? बॉल या कैप्सूल। और परागण कौन सा? ओपन पोलिनेशन, बताए रखा है वो तो एक साथ ही है ना, हनी बी मतलब मधुमक्खी द्वारा। अंकुरण कौन सा? इपीजियम, इपी मतलब ऊपर आ जाता है। और जहरीला गोसीपाल, ये अंकुरण में बाधा डालता है। गोसीपाल एक रसायन, गोसिपियम स्पीशीज से वैसे याद हो रहा है कि गोसीपाल नामक क्या पाया जाता है? एक रसायन पाया जाता है जो बीजों के अंकुरण को क्या करता है, मतलब कहीं ना कहीं मतलब सुसुप्त अवस्था की तरफ ले जाता है, इसे कह सकते हैं गोसीपाल, याद रखना। और सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास। कारण बताया क्यों कहते हैं? लगभग 90 से 91% सेलुलोज पाया जाता है। तेल भी अपन ने कहा था कि 15 से लगभग 20-25 के समथिंग पाया जाता है, क्योंकि रेशे के लिए भी उगाते और पशुओं की खाद्य खली के लिए भी उगाते और इसको अपन तेल के लिए भी उगाते। तो 20 से लगभग 15-20 या 20 से 25। कपास भारत की पहली व्यवसायिक फसल है, मतलब व्यवसायिक स्तर पर करने वाली। कपास के रेशों लगभग कितना? 90-91%। और लिग्निन और पेक्टिन 0.5%। भारत की वस्त्र नगरी महाराष्ट्र और राजस्थान की भिलवाड़ा। सही बात। कपास की स्पीशीज का वर्गीकरण अपन ने कहा था कि सुनो भारतीय, तो हियर यहां लिखोगे HEAR। सही याद है? मतलब HE का मतलब याद रखना हर्बेशियम और आर्बोरियम। वो लिखा दूंगा, बोले से वो लिख लेना, लिखा दूंगा मैं लास्ट में। तो गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेशियम दोनों कौन सी है? देसी कपास में एशियाटिक का मतलब भी अपना एशिया वाला क्षेत्र जो देसी वाला आता है, ये भी देसी कपास और ये भी देसी कपास। सिर्फ याद रखना कि इसको एशियाटिक भी कहते हैं। देसी कपास मतलब पुराने भारत, मतलब पुराने वर्ल्ड की, पुराने विश्व की या सबसे पहली कपास यही कहलाती है। गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 26। 26 मतलब वही द्विगुणित हो जाती है और डबल करोगे तो चतुर्गुणित। फिर गोसिपियम हिरसुटम मतलब अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास हो गया, या फिर अपने मिस्र वाली, इन्हें न्यू वर्ल्ड कपास कहते हैं। और क्या है? गुणसूत्रों की संख्या 52, डबल हो गई तो वैसे क्या हो जाती है? टेट्राप्लोइड, चतुर्गुणित। गोसिपियम बारबेडेंस मतलब इसे सी आइसलैंड कपास कहते हैं। इजिप्शियन मतलब इजिप्ट की कपास, मिस्र की कपास इसे कहते हैं। नए वर्ड की कपास, अमेरिकन हो या मिस्र वाली, दोनों को नए वर्ड की क्या कहते हैं? कपास कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या दोनों में जस्ट डबल हो जाती है। 26 के डबल कितनी? 52। 52 मतलब चतुर्गुण। कंसेप्ट क्लियर? हाथों हाथ रिवीजन भी कर लेंगे, चिंता मत करो। फिर देखो ये वाला काट देते हैं। फिर देखो गोसिपियम हिरसुटम, हिरसुटम का मतलब समझे आप मेरी बात कि हिरसुटम का मतलब होता है अमेरिकन। कौन सी होती है? अमेरिकन। अमेरिकन कपास का क्या है? क्षेत्रफल ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका में लगभग जमीन ज्यादा है तो इसको ज्यादा उगाते। परंतु याद रखना बड़े अच्छे से, मिस्र की कपास होता है ना, उसका रेशे याद रखना कि वह सबसे महीन और पतला रेशा, ये बड़ा इंपोर्टेंट। क्षेत्रफल तो अमेरिकन का ज्यादा है, परंतु रेशा सबसे अच्छा महीन बारीक और पतला जिसका होगा ना, वो है मिस्र की कपास। गोसिपियम बारबेडेंस। क्या है? गोसिपियम बारबेडेंस। मतलब अपने को याद रखना है कि अमेरिका बड़ा सा है ना, क्योंकि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का भी बड़े बड़े नॉर्मल है ना। इजिप्ट वगैरह तो छोटा सा देश है वैसे भी। तो याद रखना क्षेत्रफल ज्यादा तो अमेरिकन कपास का है, परंतु हाँ मिस्र में से महीन, महीन मतलब बारीक मतलब छोटा, जो सबसे अच्छा रेशा होता है वो किसका होता है बताओ? तो वह होता है मिस्र का। ये बड़ा इंपोर्टेंट। फिर देखो सीड कॉटन, कॉटन सीड, आगे शब्द आना चाहिए सीड, और सब सीड में कितने? दो, तो दो चीजें मिलेगी सीड कॉटन। तो सीड और कॉटन, कॉटन का मतलब समझ गए लिंट रेशा, बताए रखा। लिंट का मतलब लंबा रेशा, फज का मतलब छोटा रेशा। कॉटन सीड में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? सीड। कोई नहीं, सिर्फ याद रखना एक, क्या याद रखना? एक। सीड कॉटन दोनों में क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा, सीधी सीधी अपने ये सब। चलो कोई बात। हाँ रेशा यहाँ याद रख लेना, क्या याद रखना? कि सीड, मतलब इधर कोई मतलब नहीं, सीड, सीधा सा, सीधा सा वर्ड याद रखना है अपने को, सीड कॉटन। सीड का याद रखना है मुख्यतः।
फिर देखो ये हो गया, अपन ने कहा था कि कपास के बीज को क्या कहते हैं, बिनोला, और उसकी खली निकलती है उसको बिनोले की खली, और ये काकड़ी की खली, ऐसे ही तो कहते हैं, तो ये बिनोला की खली। फिर कपास, हाँ ऐसे पाटिल, बिल्कुल उन्होंने बता दिया कि वरा लक्ष्मी जो किस्म है ना वो ऐसे पाटिल ने डेवलप करी थी, बहुत बढ़िया। चलो पंकज भाई, कपास में जीनी मतलब 28%, 33% होता है। लिंट मतलब रेसा, और नीचे क्या आ गया, लिंट प्लस ये क्या आ गया, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या है, यहाँ लिखा हुआ है लिंट, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, 20 प्लस लिंट, हाँ लिंट, हाँ चल ये लो, लिंट का मतलब समझ गए आप लोग, मतलब लिंट मतलब रेसा, वही बात हो गई कि रेसा बटा अपन कह सकते हैं लिंट प्लस बीच, मतलब रेसा प्लस वो बीच सीधा। और इसी को क्या मॉडिफाइड कर सकते हैं अपन ने बताया ना, बताओ ऊपर क्या लिखेंगे अपन, तो लिंट का मतलब रेसा, रेसा होता है, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं अपन रेसा वाला, तो नीचे वाली चीज तो कहलाएगी अपन सीड कोटन, क्या कहलाता है, सीड कोटन। सीड कॉटन का मतलब दोनों से चीज है, पर यहाँ लिंट है तो लिंट ही लिखा आएगा, सीधी सी बात है, लिंट या रेसा, रेसा ये सीधी सी चीज लिखी हुई आएगी, इतनी सी चीज, ये सूत्र आया हुआ। और इंटू तो 100 से करना ही है, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए कितने से गुणा करना पड़ता है, 100 से। कपास में रेसे को क्या कहते हैं बताओ, लिंट, परंतु लंबा रेसा, देखो लिंट का मतलब कपास का लंबा रेसा, और छोटा रेसा क्या कहलाता है, फंज, याद रहेगा, ये कॉमन सी चीजें हैं देखो। फिर सिम्पोडियल और मोनोपोडियल, मोनो में कुछ नहीं, सिम में सब कुछ। सिम्पोडियल में फल और पुष्पन वाली शाखाओं को क्या कहते हैं, सिम्पोडियल। मोनोपोडियल में देखो वृद्धि करने वाली शाखाएं हैं, जबकि इसमें कुछ भी नहीं आता, तो पुष्पन व फलन नहीं आता, मतलब इनकी तो क्या करते हैं अपन, इनको तो कंट्रोल करते हैं और इनकी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। डीलिटिंग, डीलिंटिंग, डी का मतलब हटाना, लिंट मतलब उसके बीजों के ऊपर जो रेशा चिपका हुआ है उसे। तो देखो कपास की बुआई करते समय, क्योंकि बुआई से पूर्व क्या करेंगे, रेशे को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, डीलिंटिंग कहलाती है। डीलिंटिंग में देखो काम आने के लिए H2SO4 और जिंक क्लोराइड, मुख्यतः काम क्या आता है, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और बीज, क्या कहा था अपन ने, एक, माना कि 100 ml ये लेंगे तो 1 किलोग्राम क्या लेंगे, बीज, तो इसका अनुपात आ जाएगा 1:10। अगर हो सकता है बीज को आगे रख दे और उसको पीछे रख दे तो 10:1 भी हो सकता है, थोड़ा सा याद रखना, बीज ज्यादा होगा जबकि H2SO4 कम होगा। देखो बीज तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में मिलाकर 1-2 मिनट तक रखने के बाद में पानी से धो दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वो हो जाता है। फिर देखो अन्य विधि जिसे गोबर या मृदा में मिलाने से भी डीलिंटिंग की जा सकती है, क्योंकि गोबर का लेप करते ना तो गोबर चिपचिपा होता है, उससे अपने आप क्या हो जाता है, वो सारा का सारा रेसा है ना जाता है, अलग हो जाता है। रेसे को तो वैसे रगड़ते हैं तो अलग हो जाता है अपने बीजों से, तो गोबर या मिट्टी में भी रगड़ कर सकते हैं। मुख्यतः पूछेगा वो ये कैसे पूछेगा, डीलिंटिंग का। फिर देखो अवायवीय जीवाणु क्लोस्ट्रोडियम का प्रयोग भी किया जाता है, ये भी पूछ ले तो पूछ ले कभी कभी कि किसका, क्लोस्ट्रोडियम नामक जीवाणु का भी काम में लेते हैं, जो क्या होता है, अवायवीय। डीलिंटिंग के लाभ देखो, एक तो बुआई में आसानी होगी, अपन ने कहा था बुआई करेंगे तो, एक ऊपर की कठोर परत जो टूटने से अंकुरण अधिक होता है, मतलब ऊपर की कठोर परत हो सकता है टूटे नहीं, रेसा रहता है तो थोड़ा सा आसानी होगी। रोग और कीट को प्रकोप भी क्या होता है, कम। रेसे में सेल्यूलोज होता है तो सेल्यूलोज में दीमक लगता है, मैं पता है सेल्यूलोज का शत्रु कौन है, दीमक, दीमक आएगा बीज को खा जाएगा, पौधा ही नहीं देखा दो, तो अपन कह सकते हैं कि रोग एवं कीट का क्या होता है, कम, क्योंकि सेल्यूलोज नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो रेसे की मोटाई, ये तो दो ही चीजें याद रखनी है, बहुत पतला रेसा और बहुत मोटा रेसा। ये मोटाई है, मोटाई मतलब चौड़ाई है ना, तो बहुत पतला रेसा की 3 माइक्रोमीटर से कम, और अधिक का उसका डबल कर लेना 6 माइक्रोमीटर से अधिक। दो चीजें याद रखना, बीच में याद रखना चाहो तो 0.9 करते जाना, क्या करोगे 0.9, ये 3 से कम है तो अब 3 से 3.9, फिर 4 से 4.9 ऐसे करते जाओगे, जिसमें फिर 5 से 5.9, ऐसा ज्यादा माथा पच्ची मत करना, 3 का जस्ट डबल कितना होता है, 6 माइक्रोमीटर, क्योंकि मोटाई है ना, मोटाई माइक्रोमीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में तो उसको मापेंगे लंबाई को, लंबाई को, माइक्रोमीटर का मतलब बहुत छोटा, क्योंकि कितना, अभी मेरे शर्ट का कोई धागा निकालो तो बहुत फाइन आएगा, मतलब फाइन इन द सेंस बहुत महीन आएगा, तो ये माइक्रोमीटर मतलब सबसे कम, बहुत पतला रेसा तो 3 माइक्रोमीटर से कम, और बहुत बड़ा या सबसे बड़ा मोटा जो है वो 6 माइक्रोमीटर से क्या होता है, अधिक।
बीच बीच में क्या करते रहोगे, पॉइंट। फिर पतला रेशा 3 से 3.9 माइक्रोमीटर, मध्यम 4 से 4.9, फिर देखो मोटा 5 से 5.9 और बहुत मोटा 6। फिर ये देखो लंबाई, लंबाई मापते हैं तो सबसे कम मतलब सबसे छोटा याद रखना 20.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब सबसे छोटा, और बहुत बड़ा रेशा तो 32, कितना याद रखोगे 32। तो याद रखना 20 और 32, क्या याद रखोगे 20 और 32, तो 20.5 32.5 याद रखना, सही बात तो है ना। पर 20-32 याद रखोगे तो 0.5 अपने आप आपके दिमाग में सेट रहेगा ना, तो वैसे याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। उधर तो 3 और 6 याद रखना है, चौड़ाई में क्या याद रखना 3 और 6, सबसे छोटा मतलब 3 से छोटा, सबसे बड़ा मतलब 6 से बड़ा। इधर याद रखोगे 20 और 32, 20 से छोटा मतलब 20.5 से छोटा, और इधर 32.5 से बड़ा, ये याद रखोगे सीधी सी। बीच में करते रहना, देखो 21 से 24.5, 25 से 27.4 और 27.5 से 32.5, ये 0.5 का खेल हटाना, तब जाके अच्छे समझ में आएगा। 21 से 24, 25 से 27, 27 से 32, फिर वो 0.5 का खेल खेलते रहना। मुख्यतः याद कौन रखोगे, सबसे छोटा और बहुत बड़ा, याद रखना 20 और 32, 20.5 32 याद रहेगा, मोटा मोटा जिसमें काम। फिर देखो माइक्रोनेयर, माइक्रो से महीनता मापने के लिए। फाइब्रोग्राफ, ग्राफ पे क्या लिखी जाती है, लंबाई। एरियालोमीटर मतलब रेशे की परिपक्वता, तीनों परिभाषा के लिए। मैं से माइक्रो, मैं से महीनता, ग्राफ पर लंबाई होती है, एरियालोमीटर मतलब परिपक्वता। देखो तीनों रेशे की, समझ में आ गई रेशे। जलवायु बताई दिया था कि खरीफ की है तो कॉमन सी चीजें, क्योंकि अच्छी क्रॉप के लिए ये चीजें तो कोई मायने नहीं रखती है, तो नॉर्मली याद होना चाहिए। खरीफ की है C3 आएगा, और डीएनपी आता है मुख्यतः, क्या आता है डीएनपी। देखो इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसका और क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन होता है इंटरमीडिएट का, कि इंटरमीडिएट एक तो क्या होता है लॉन्ग डे होता है, वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कम कम प्रकाश चाहने वाला लॉन्ग डे, एक ज्यादा प्रकाश चाहने वाला लॉन्ग डे। शॉर्ट डे होता है वो भी दो प्रकार का, एक तो शॉर्ट मतलब बिल्कुल सबसे छोटा, एक ज्यादा चाहिए उसको परंतु फिर भी शॉर्ट डे, एक इंटरमीडिएट जिसमें बीच वाला प्रकार चाहिए, डीएनपी मान लेना आप, क्या मान लेना डीएनपी, फर्दर क्लासिफिकेशन में माता पिछी नहीं। फिर देखो बॉल खुलने का जो तापमान होता है वह कितना होता है 25, और लगभग वृद्धि के लिए कितना 21 से 27। याद रखना कि इसके लिए सबसे बढ़िया है ना वो 25 के आसपास के याद रखोगे, जिसमें काम हो जाएगा। चल फिर देखो काली मृदाएं काफी अच्छी होती है, कपास की काली, अपने राजस्थान में कपास श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में काफी अच्छी उगाई जाती है, याद रखना। परंतु काली मृदा हाड़ौती क्षेत्र में ज्यादा है, याद रखना। हालांकि कपास उगाई श्री गंगानगर हनुमानगढ़, बीकानेरी नरमा और वो गंगानगरी नरमा, अपने जो किस्में आएगी दरी आएगी, देखो दिग्विजय वगैरह ऐसी किस्में आएगी, तो याद रखना। हालांकि उगाते उधर है, पर काली मृदा अपने हाड़ौती में काफी ज्यादा है, ज्यादा। फिर देखो तिरक, तिरक का मतलब कुछ नहीं, बोल होती है ना बोल, बेचारी वो बोल क्या हो जाती है, मतलब बीच में से कोई कट लग जाता है, मतलब अपन कहते हैं ना फल फटना, कोई भी फल फटना तिरक। तो जो तिरक का मतलब तिरार आ गई छोटी सी, फल फट जाते हैं, वो कहलाती है तिरक। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि तिरक के कई सारे कारण, अभी भी रिसर्च पेपर देखो तो कई सारे कारण बताते हैं, एक ही मान लेना कि मतलब यूं कहते हैं कि अगर पानी कम होगा ना, पानी कम होगा तो पौधे क्या है, मतलब पौधे के अंदर फल फटना मतलब तिरक अवस्था आ जाती है। तो तिरक या बेड बॉल ओपनिंग यह कपास से संबंधित है। प्रोफेसर दस्तूर ने सिर्फ इन्हीं का मान्य रखा है, ये कह के गए कि नमी में मतलब असंतुलन होता है ना, तो इसका क्या हो जाता है बॉल फट जाती है, इसे क्या कहते हैं तिरक कहते हैं, क्या कहते हैं तिरक कहते हैं, याद रखना। फिर देखो बीज दर, बीज दर देसी कपास की याद रखोगे 1 से 1.5, और संकर की याद रखोगे 2.5 से 3, क्या याद रखोगे 1 से 1.5 और 2.5 से 3, दो याद रखोगे। तो देखो कहाँ गए बीटी कॉटन की, तो क्या हो गई 1 से 1.5, कहाँ गई बीटी कॉटन, बीटी कॉटन की तो क्या है 1 से 1.5, और संकर की याद रखोगे 2.5 से 3, दो तो याद रखना। देसी की तो सबसे ज्यादा चली जाती है, देखो देसी की तो 15 से 18, और अमेरिकन की 12 से 15, ये अपन ने बताया ना एक काम किया। हालांकि ये 15 से 25 भी है, 10 से 18 भी, या आईसीआर में मानते 12वीं किताब में अपनी कितनी देर की है 12 से 15। देसी सबसे ज्यादा चलती है अपनी 15 से 18, क्योंकि देसी में ज्यादा ही बीज दर चाहिए। संकर की और इनकी दोनों याद रखना। वो बीटी कॉटन, बीटी कॉटन के देखो पौधे भी मैंने बताए थे कितने होंगे 10,000, एक ही चीज याद रखना 10,000, यही याद रखना है। बाकी तो याद रखना चाहो तो इसमें 30,000 है, और इसमें कितना है 50,000 से कितनी है बोलो
80,000। और RST 9 किस्म की बीज दर कितनी रखते हैं? लगभग 20 से 25, मतलब देसी से भी ज्यादा रखते हैं। पूछेगा नहीं क्योंकि ARO एग्रोनॉमी वगैरह में पूछा गया था अच्छा खासा, बढ़िया। टर्मिनेटर तकनीक, टर्मिनेटर तकनीक का नाम याद रखना कि किससे संबंधित है? कपास, सीधा सा कि टर्मिनेटर तकनीक का वो है संबंध किससे है? तो कपास है। सेट लाइन बुआई, देखो कपास के बीच में क्या करते हैं? बीच बीच में मूंगफली की खेती लेते हैं। कारण यह है एक तो खरपतवार का नियंत्रण और एक अच्छी खासी नमी का भी संतुलन कर देती है, पोषक तत्व भी कर देती है और उर्वरता क्षमता भी क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो फायदा है फायदा, मतलब बीच बीच में क्या करते हैं? हालांकि अपनाई कहा जाती है ज्यादातर गुजरात में। कहाँ अपनाई जाती है? गुजरात। मतलब कपास के बीच में मूंगफली की खेती करना, कपास के बीच बीच में क्या करना? मूंगफली की खेती करना। क्योंकि वैसे दलहनी फसलें जो होती है वो मृदा का वो क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। कब वो मूंगफली वगैरह दलहनी फसलें फैलती ज्यादा है ना, तो नेचुरल पलवार मल्चिंग का नाम सुना है क्या? जो फसलें ज्यादा फैलती है ना वो नेचुरल मल्चिंग मतलब पलवार का काम करती है, प्राकृतिक। फैलेगी तो मिट्टी की नमी वाष्प बनकर उड़ेगी नहीं, तो ये भी अच्छा काम हो रहा है। इसीलिए मृदा के अंदर नमी का संतुलन भी करती है। कई सारे इफेक्ट होते हैं एक्चुअली इनके। फिर देखो सिंचाई प्रबंधन, डोडे डोडे बनने वाली शाखाओं में एक अच्छा फैक्ट बताओ, याद रखना। तिरक के नियंत्रण के लिए, मतलब ये फटे नहीं और खरपतवार वगैरह इनका नियंत्रण कम हो, इसलिए कपास की बुआई के 1 महीने बाद सिंचाई करनी चाहिए, पहले नहीं करनी चाहिए, फायदा रहता है। क्या याद रखोगे? कपास की बुआई करने के लिए, एक तो मक्खी पीछे पड़ गई, तो 1 महीने बाद क्या करनी है? अपने को सिंचाई करनी है, उससे पहले नहीं करनी। समझ में आ गई? 30 दिन रहते हैं पहली सिंचाई, ये अच्छा कंसेप्ट है। तो डोडे बनने वाली शाखा बनते हैं ना, तब डोडे वाली मतलब वो सिम पार्डियल शाखा बनते हैं, तब करते हैं। फूल स्क्वायर आते समय और फूल के बाद क्या बनता है? फल बनता है, गोल बनता है। तो याद है, पहले तो वो शाखा बनेगी, फिर उसके बाद फूल आएगा, फूल के बाद क्या आएगा? फल आएगा। फिर देखो बीटी कपास बोलवर्म के प्रति प्रतिरोधी, वही गुलाबी सुंडी वगैरह सब बोलवर्म कहलाती। विश्व की प्रथम जो ट्रांसजेनिक है बताई दिया आपको, तंबाकू है 1987 की समथिंग। फिर भारत की प्रथम और अंतिम कौन है? कपास है, लगभग 2002। वो तो बता ही रखा था ना, एक बार बीटी बताया था आपको, बेसिलस तुरंजिएसिस। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जी वो क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये हालांकि इसको अप्रिशियल कर दिया गया है, परंतु अभी तक अपनी किताबों में मॉडिफाइड नहीं हुआ, तो अपन अप्रूवल ही मानेंगे, इसका नाम चेंज कर दिया गया। ये मतलब रजिस्टर करती है, ये कहती है जब भी अपन इसको मानते हैं, बाकी नहीं मानते। ऐसे तो हर कोई मतलब बीटी वाली चीजें निकाल के लाएगा कि ये रजिस्टर करेगी, उसके बाद ही मान्यता होगी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ये मान्यता प्रदान करती है बीटी वाली चीजों को। फिर देखो भारत की प्रथम और अंतिम कौन है? कपास है। भारत में बीटी कपास देखो कब आया? 2002। विश्व में ट्रांसजेनिक फसलों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है? सोयाबीन का। फिर किसका है? मक्का का। फिर क्या है? कपास। विश्व में यह मुख्यतः खरपतवार नाशी प्रतिरोधी होती है, मतलब खरपतवार नाशी के क्या प्रति होती है? प्रतिरोधी होती है। कपास की प्रथम जीन देखो क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी है। और मॉन्सेंटो कंपनी द्वारा बोलवर्म के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी थी? बोलगार्ड थी, याद रखना। विश्व की ट्रांसजेनिक पौधे सर्वाधिक कहाँ है? बोलो यूएसए। यूएसए में सब कुछ करते हैं, सोयाबीन भी काफी करते हैं, सबसे ज्यादा। नहीं बताया था कि ग्लाइसिन मैक्स विश्व में सबसे ज्यादा सोयाबीन वही उगाते हैं, बताया था ना आपको। वहां पे मतलब विश्व में सबसे ज्यादा तेली किसका खाते हैं? सोयाबीन। भारत में मूंगफली, राजस्थान में कौन है? सरसों, यही तो बताया था। यूएसए में सबसे ज्यादा ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स क्या है? मेक्सिको, ब्राजील, वही तो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान वही है तो वो वही उगाएंगे, सीधी सी बात है, अपन ने यही बताया था। चल फिर यूएसए हो गया। रिफ्यूजी क्रॉप बताया था कि बीटी के बीच में नॉन बीटी लगाना। बीटी कपास के चारों तरफ 20% नॉन बीटी लगाए, ताकि बोलवर्म बीटी कपास के प्रति संवेदनशील नहीं हो, मतलब पता चले कि प्रतिरोधकता ही खत्म हो जाए, फिर वो बीटी का कोई मतलब नहीं। तो वो जबरदस्ती अपन खुद लगाते, उसको खाने के लिए अपन खुद देते। खरपतवार प्रबंधन देखो डाईयूरोन और मोनोयूरोन बताया था, डाईयूरोन और मोनोयूरोन क्यों डालते, वो बताया था कि B5 नहीं होता पत्तियों में, खुद के प्रति प्रतिरोधकता होती नहीं बेचारों। फिंगर लिप और ये कुछ नहीं, ये तो सीधा सा क्या है, मैंने खरीफ की फसल उगा रहा हूँ, खरीफ की फसल उगा दी मैंने, खरीफ की फसल उगा रहा हूँ तो कपास उगानी मुझे। अब इससे पहले मैंने कोई जायद वायद की फसल ले ली, क्या ले ली? कोई जायद की फसल ले ली। अब उस जायद की फसल में क्या है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को खत्म करने के लिए मैंने 2,4-D डाला, डाल दिया, मेरी पहले की फसल खत्म हो गई।
पर 2,4-D डाल दिया तो क्या जमीन में 2,4-D खत्म हो गया कि नहीं? ये रसायन ऐसे है कि रसायन की क्या है, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट उपस्थिति हमेशा मिट्टी में बनी। अब अगली फसल मैंने क्या है, गलती से क्या ले ली, अगली ले ली मैंने कपास। तो वो जो अवशेष है ना, वो अवशेष वो जड़ों से आएंगे और पौधे की पत्तियों को फिंगर जैसी पत्तियों जैसी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब ना 2,4-D का अवशेष भी जो है ना अपने कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो याद रखिए कि पहले उसमें 2,4-D नहीं डाला, याद रखिए कि उसके जो अवशेष है ना वो भी नहीं बचे। तो कौन सा रोग हो जाता है, देखो फिंगर लीफ, मतलब पत्तियां बिल्कुल कैसे हो जाती है, फिंगर। इसे कहते हैं एपिनेस्टिक, मतलब कपास की फसल के 2,4-D के प्रयोग से या फिर उसके अवशेषों से क्या होता है, फिंगर लीफ हो जाता है। इस खरपतवार नाशी का उपयोग करने से देखो क्या होता है, फिंगर लीफ, इसे क्या कहते हैं, एपिनेस्टी। तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। डायूरोन मोनोयूरोन करते किसमें, देखो प्रथम संकर किस्म H4 के बारे में बताया सही मैंने। H4 देखो 1970 में, और डॉक्टर सिटी पटेल, और कहा है देखो गुजरात में, गुजरात में सूरत से। ये देखो इंट्रा, इसको अंडरलाइन कर लेना। देखो हिंदी तो मुझे थोड़ा सा लफड़ा है, पर अंग्रेजी याद रखना है, इसकी हमेशा गलतियां करिए। एग्जामिनर ने अंतर और अंतरा, अंतर और अंतरा ये बड़ा किया है। हालांकि ये देखो इंट्रा है ना, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर। क्या कहते हैं, अंतर। और वो वाला जो है ना वो इंटर, और उसे कहते हैं अंतरा। ये भी बड़ा लफड़ा है, इसलिए हिंदी अंग्रेजी में लफड़ा मत पाना। सीधी सी याद रखना कि इंट्रा आ जाएगा तो आ मतलब से, आ मतलब सेम सेम चीजें आएगी, ए मतलब सेम सेम चीजें आएगी। तो हिटसूटम इंटू हिटसूटम, गोसिपियम हिटसूटम इंटू गोसिपियम हिटसूटम। इसका देखो, इसका खेल अलग कि बड़ा लक्ष्मी कहाँ गया रहे, वापिस डबल लिख दिया। हाँ, प्रथम इंटर स्पेसिस, देखो यहाँ इंटर आया तो इसको हिंदी में अंतरा कहते हैं, अंतरा। यहाँ लिखा तो नहीं, बड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए नहीं लिख रखा, सही बात तो याद है। अब यहाँ पे देखो इंटर आया ना, तो दो अलग अलग प्रजाति, गोसिपियम हिरसुटम इंटू गोसिपियम बारबेडिस। ये करी थी कर्नाटका धारवाड़ के आसपास, ये कहा गई थी, धारवाड़, धारवाड़ का पता है, कर्नाटका के आसपास है ना। ये लगभग कब करी थी, तो 1976, 70-76। और इसके व्यक्ति का नाम क्या बताया था उन्होंने, मुझे याद नहीं रहा, वापस बता रहे। एस ए पाटिल, क्या था, याद आया, कौन था, डॉक्टर एस ए पाटिल। ये वो डॉक्टर सिटी पटेल है, वो कौन है, ये डॉक्टर एस ए पाटिल। दोनों को याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्टार लगा लेना इसको, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आना चाहिए देखो। और ये काफी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न हर बार बनने की संभावना रहती है। तो क्योंकि कंफ्यूजिंग, एक तो कॉटन सीड, सीड कॉटन में बड़ा कंफ्यूजन, लिंट और फज में बड़ा कंफ्यूजन, फाइब्रोमीटर, माइक्रोनेयर, एरिलोमीटर, ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी सी परिभाषा जो सीधा सा पूछता है हमेशा। देसी कपास की देखो दिग्विजय और गिरना, है ना। अमेरिकन कपास की बीकानेरी, नरमा और गंगानगर। हालांकि गंगानगर में नरमा ही कहते हैं कपास को, वहां की बोलचाल का शब्द है नरमा, ऐसा कुछ नहीं। इजिप्शियन कपास में सुजाता और सोवेन। अन्य किस्मों में H777, राज HH11, जीसी कोटर 11 और मरु विकास। मरु विकास तो ये तो रेगिस्तान वगैरह के लिए हुआ है, वो विकसित की गई थी ताकि पानी वानी और कम चाहिए इसको। फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आती है झुलसा रोग, ब्लाइट। ब्लाइट तो अपने को पता है कि जेंथोमोनास स्पीशीज से होता है। हमेशा ब्लाइट जो है ना वह जेंथोमोनास नामक जीवाणु से होता है, जेंथोमोनास स्पीशीज। अब देखो जीवाणु है अंगमारी, तो जेंथोमोनास प्रजाति। कपास में जीवाणु झुलसा जेंथोमोनास नामक प्रजाति से होता है। इस रोग को देखो अलग अलग नाम कहते हैं, तो कृष्ण शाखा, काला हंडी, ब्लैक आर्म, एंगुलर लीफ स्पॉट। ये याद रख लेना, थोड़ा सा ये याद रखना है, क्योंकि ये आया हुआ है। ये ब्लाइट या झुलसा नहीं देता, एक्चुअल में इस नाम का कभी भी झुलसा नाम से और अंगमारी नाम से नहीं आया, हमेशा एंगुलर लीफ स्पॉट नाम से आया। इसीलिए ये नाम बड़े इंपोर्टेंट है। किस नाम से आया है, एंगुलर लीफ स्पॉट। तब जाके अपने को पता नहीं रहता कि ये जेंथोमोनास स्पीशीज से होता है, क्योंकि तब कंफ्यूज होते। झुलसा तो अपने कई सारी जगह पढ़ा है ना। ब्लाइट वगैरह तो कॉमन डिजीज है, फल सब्जियों में, कई सारी फसलों में कॉमन रूप से पाया जाता है। पर इसे एंगुलर लीफ स्पॉट और पर्टिकुलर कहते हैं कि कॉटन एंगुलर लीफ स्पॉट नाम डिजीज कहते हैं, ये याद रखना। जड़ गलन, रूट रोट कवक से होता है, राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया सोलेनाई कवक है। इंसेक्ट देखो गुलाबी सुंडी, क्या कर रहा है, गुलाबी सुंडी, पेक्टिनीफोरा गोसिपेला,
कौन है बोलो? पेक्टिलिफोरा। अरे ना दो क्या है? और यार क्या पीछे पड़ा हुआ है? मक्के पीछे आया होगा यार, ऐसे क्या कर रहा है? गुलाबी सुंडी पेक्टिलिफोरा गोसिपेला। एक बार मैं गुलाबी दूंगा। नुकसान देखो क्या करता है, डबल सीडेड के रूप में नुकसान करता है। डबल सीडेड मतलब दो दो सीड के गुच्छे बना देता है छोटे छोटे से, जिसमें कोई उत्पादन नहीं होता, ऐसे नुकसान पहुंचाता है। धब्बेदार सुंडी, ये क्या है? इरिस इंसुनेला। क्या है? इरिस इंसुनेला। और गुलाबी का याद रखना थोड़ा सा, गुलाबी वाला। अमेरिकन सुंडी देखो, हेलिकोर्पा आर्मीजेरा, ये तो कॉमन है। तो हेलिकोर्पा आर्मीजेरा। सफेद मक्खी तो आपको याद ही हो गई होगी अब तो, बेमेसिया टेबेस है। वाहक देखो, लीफ होपर, लीफ कर्ल का वाहक वगैरह। अफवाह देखो, मिर्च में एफिड करता है नॉर्मली। लाल कीट याद मत रखना फिर भी। भिंडी को ट्रेप क्रॉप के रूप में काम में लेते हैं। अगर लाल भ्रंग या लाल कीट या फिर रेड बर्ड इसे कहते हैं, ये आता है तो ये। फिर देखो, ये तो कुछ कॉमन चीजें, ये याद रखना, बड़ा अच्छा प्रश्न। एक्चुअल में क्या है, इन्हें किलोग्राम वगैरह से नहीं मापते। मतलब जो रेसे वाली फसलें ना, इन्हें किलो के भाव से नहीं, इनकी गांठे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनकी गांठे। और एक गांठ का मतलब फिक्स कर रखा है। एक गांठ का मतलब फिक्स। एक गांठ का मतलब कह दिया तो फिक्स यूनिट है। जैसे कपास में तो एक गांठ मतलब 170, दो गांठ मतलब 170 और 170 कर लेना, तीन गांठ मतलब 170 इंटू 3 कर लेना, ये फिक्स है, याद रखना। मेस्टा है ना 182 183, कितनी 182 या 183, मेस्टा याद रखना। सनई 166 166 166 सनई याद रखना, ये कुछ फिक्स है। और जूट में 180, जूट में कितना 180, ये फिक्स है। मतलब ये तो सीधी सी याद रखनी है। देखो कपास का मतलब सीधा सा अर्थ है कि 170 किलोग्राम की क्या होगी? एक गांठ होगी। जूट का मतलब 180 किलोग्राम की क्या होगी? एक गांठ होगी। सनई का मतलब 166 मतलब 166 किलोग्राम की क्या होगी? एक गांठ होगी। और मेस्टा का मतलब या तो 182 किलोग्राम आ सकता है, कुछ किताबें 183 कहती है, तब भी गलत नहीं है। तो 182 या 183 किलोग्राम की क्या होगी? एक गांठ, ये पर्टिकुलर। ये अब छोटा सा 2 ही मिनट के अंदर एक छोटा सा रिवाइज करा रहा हूँ और ये कंप्लीट। कपास देखो पढ़ा भी अच्छे से, खाली बोर्ड पे भी समझा दिया, बड़े पे भी एक बार छोटा सा रिवीजन करा रहा हूँ। कपास खत्म। ऐसे करते हुए, रोकड़ फसलों का मतलब होता है उगाओ बेचो। कई सारी है, जैसे कपास पास, ये कई सारे पढ़ेंगे। तंबाकू अम्बाकू, आलू आलू, फल सब्जियां, बेबी कॉर्न, मशरूम, ये सारी की सारी उगाओ और मार्केट में बेचो, सीधा सा का। फिर कपास को चालू किया। कपास में कहा कि गोसिपियम स्पीसीज, मालवेसी, बिंडी विंडी भी आती है। गुणसूत्र 26 और 52 है। देसी और विदेशी, द्विगुणित और चतुर्गुणित। भारत उत्पत्ति स्थान देसी का, अमेरिकन का अमेरिका, इजिप्ट का इजिप्ट है। और अपन ने कहा कि जो बोल वोल होता है वो फल होता है, स्क्वायर नाम का क्या आता है? फूल वूल आता है, बहुत बड़ी। फिर कहा कि रेशा भी उगा लो। रेशे के साथ खाद्य कले भी है। तेल की मात्रा लगभग 15 से 20, 20 से 25 या 15 से 25, जो भी आए ऑप्शन में देख लेना, वो अकॉर्डिंग टू देख लेना। ये उगाते हैं भारत में, महाराष्ट्र में, अपने राजस्थान में उगाते नहीं है, मतलब वस्त्र नगरी है बिलवाड़ा। काली मिट्टियां काफी अच्छी, 5.5 से 6.5 क्या होता है इसमें, बढ़िया होता है, याद रखना। क्रिंकल लीप आपने सुना होगा कि मैग्नीशियम की अधिकता के कारण क्रिंकल लीप हो जाता है। पोषक तत्वों में से बताया होगा। ये कुछ सफेद सोना, काला सोना, पीला सोना। पीला सोना सरसों को कहते हैं। एक और याद आ गया, पीला सोना किसे कहते हैं बोलो? सरसों को। तो ये सारे सोने कंप्लीट हो गए ना, याद रखना। हरा सोना बरसिम, काला सोना बांस या बरस, वो क्या है? हरा, वो काला सोना तो अफीम है, हरा सोना बांस या बरसिम, बुरा सोना रेशम कीट का पिपा, पीला सोना सरसों, सफेद सोना क्योंकि सेलुलोज काफी अच्छा 90-91%, पेक्टिन 0.5, लिग्निन 0.5, बहुत बढ़िया। फिर देखो ये कुछ बीटी के बारे में बताया, जमीन से निकाला, पौधे में डाला, बोलबम आया, खाया, खत्म, सीधी सी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी करेगी, 2002 में कंप्लीट किया। सबसे पहले तंबाकू था 1987, दूसरे नंबर पे सोयाबीन, तीसरे नंबर पे कपास। दुनिया की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे सोयाबीन उगाते, अमेरिका में सबसे ज्यादा वही उगाते, क्योंकि वहां सोयाबीन से लगभग कई सारे सोयाबीन पढ़ के आए अपन। सोयाबीन का तेल भी करते हैं, हालांकि सोयाबीन की दाल नहीं खाते क्योंकि लाइफोक्सिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है, ताकि वो पाचनशीलता क्या करती है? कम करती है, बहुत बढ़िया। बेसिलस thuringiensis की कहानी अपन ने पढ़ ली। फिर फज मतलब छोटा, लेंट मतलब लंबा रेशा। सीड कॉटन, सीड आगे आना चाहिए, सीड में दो शब्द तो दो चीज, सीड प्लस कॉटन दोनों, और इधर केवल और केवल क्या आएगा? सीड ही आएगा, बहुत बढ़िया। फिर देखो डी लिंटिंग, डी मतलब हटाना, लेंट मतलब रेशा। क्यों? क्योंकि बुआई में आसानी, हटा चीजों से कर सकते हैं अपन, H2SO4 है ना, ये याद रखना। अनुपात 1:10, बहुत बढ़िया।
फिर देखो जिनिंग रेसा बटा रेसा प्लस बीज इंटू 100 करना है ना। जिनिंग परसेंट 33% होता है, ओटाई परसेंट कितना है 33। फाइब्रोग्राफ, ग्राफ की क्या होती है लंबाई, एरियालोमीटर मतलब परिपक्वता, और माइक्रोनेयर मतलब महीनता। चल सेट लाइन, गुजरात में कपास के बीच में क्या उगा दी बोलो मूंगफली, कारण खरपतवार वगैरह, नमी वगैरह, उर्वर क्षमता, पोषक तत्व वगैरह सारा का सारा। H4 और वरालक्ष्मी, H4 वो सिटी पटेल ने है ना, और ये ऐसे पाटिल ने 70 और 76, हिरसुटम इंटू बारबेडस, ये इंट्रा और ये इंटर, ये याद रखना। फिर देखो ये बताया कि पेंटाथेनिक एसिड नहीं पाया जाता, ताकि इसमें क्या है बेचारी संवेदनशील बहुत होती है, मोनोयूरोन डायूरोन डालना पड़ता है, मूंगफली की खेती करनी पड़ती है, रोग कीट वगैरह। मोनोपोडियल में कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंपोडियल में दोनों आएंगे, फूल भी आएंगे तो फल भी आएंगे। फिर ये देखो रेसा, महाराष्ट्र वगैरह सारी वस्त्र नगरियों के बारे में बता दिया अपन ने। सुनो भारतीय ये ट्रिक बताई थी, सुनो से हियर, हियर कहते हैं मतलब हर्बेशियम और आर्बोरियम भारतीय, एम मतलब मिस्र, मिस्र की कपास बारबेडस, यूएसए मतलब अमेरिकन है ना, और हिज का मतलब हिरसुटम। ये विदेशी कपास 26 और दोनों का 52, द्विगुणित और चतुर्गुणित। ये कुछ अपन ने बताया, ये कुछ कॉमन चीजें अपन ने देखी ली देखो, और ये भी अपन ने सेलुलोज बता दिया, दोनों प्रजातियों के बारे में बता दिया, प्रजाति क्षेत्रफल बता दिया, मैं से मिस्र, मैं से मही, मैं से मिस्र, मैं से मही, जबकि लंबा किस वो क्या नाम है क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है यूएसए वाला मतलब हिरसुटम वाला। सीड कॉटन, कॉटन सीड कपास का ओटाई परसेंट 33 है, जिनी लिंट बता दिया और फज बता दिया। सिंपोडियल में आएगा जबकि मोनोपोडियल में नहीं आएगा, ये वर्दी करती है किसी काम की नहीं। डीलिंटिंग मतलब H2SO4 बता दिया, हालांकि गोबर और मिट्टी से भी हटा सकते हैं, हालांकि हटाने में तो अपन एक अवायवीय जीवाणु क्लोस्ट्रिडियम से भी हटा सकते हैं। फायदा क्या है, तो आसानी से जमीन में अंकुरण बढ़िया होगा, अंकुरण एपीजीएल जमीन के ऊपर आ जाता है। और रेसे की मोटाई छोटा 3 और 6, मोटाई 3 और 6 माइक्रोमीटर, और चौड़ाई जो है वो 20 और 32 मतलब 20.5 और 32.5, ऐसे याद रखने हैं। इधर mm है उधर माइक्रोमीटर। चलो बहुत बढ़िया। फिर देखो इधर क्या ये बताए दिए, माइक्रो मतलब मही, और ग्राफ में लंबाई, एरियालो मतलब परिपक्वता। बहुत अच्छा। फिर जलवायु खरीफ शीत रही है, डीएनपी मानना है, बोल खोलते समय 25, वैसे तो सबसे बढ़िया 25 के आसपास ही रखना है, 21 से 27, 21 से 25, 25 के आसपास याद रखना। तिरक मतलब वो फट जाता है, डॉक्टर वो दस्तूर क्या कह के गया था कि पानी की कमी या फिर नमी की असंतुलन के कारण क्या हो जाएगा बोल फट जाएगा। देसी कपास वगैरह बताया था 1 से 1.5, 2.5 से 3, दो बड़े इंपोर्टेंट देसी, और याद रख लेना मोटे मोटे की देसी में 15 से 18, अमेरिकन की क्या है 12 से 15, और ये पौधे याद रखें 10,000। टर्मिनेटर तकनीक किसके हैं बोलो, सेट लाइन का मतलब समझ गए, मूंगफली उगानी है बीच में हो सकता है। तो ये देखो खरपतवार के लिए अपने डायूरोन, मोनोयूरोन, पहले तो डोडे वाली शाखा आएगी, फिर फूल आएंगे, फिर क्या आएंगे फल आएंगे। बहुत बढ़िया। बोलबम बताया दिया, तंबाकू वगैरह, बीटी के पूरा का पूरा कंसेप्ट पूरा क्लियर है। रिफ्यूजी अपन ने कहा कि बीटी के बीच में नॉन बीटी उगाओ, रिफ्यूज करो ना मतलब उनको बताओ कि ये खाने पर ये मत खा। 2,4-D नहीं होना चाहिए, 2,4-D के अवशेष भी नुकसान पहुंचाते हैं, 2,4-D के अवशेष भी नुकसान पहुंचाएंगे, फिंगर मतलब अंगुलियों जैसी क्या हो जाएगी उसकी। किसमें बताई दी H4 के बारे में आपने बता दिया, और क्या नाम है वो वरालक्ष्मी के बारे में बता दिया, 70 और 76, ये ऐसे पाटिल और वो सिटी पटेल, ये कपास वो सूरत गुजरात और ये कर्नाटक का धारवाड़ के समथिंग। ये देसी कपास की बता दी, अमेरिकन की बता दी। दो दो किस्में क्या इंपोर्टेंट बताया, दो दो तो याद रखोगे से, दो में भी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बताओ तो बीकानेरी नरमा और ये अमेरिकन कपास की अगर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। जोसा देखो, जोसा का नाम याद रखना है क्या है एंगुलर, हाँ यही बताएगा, यही है जेंटोमोनास। जड़ ग्रंथ देखो राइजोक्टोनिया सोलेनाई, और गुलाबी सुंडी एक बार मेरे साथ बोलो क्या है पेक्टिनिफोरा गोसिपोला, एक बार और बोलो पेक्टिनिफोरा गोसिपोला। और इसके बाद देखो धब्बेदार सुंडी का बोलो इरिस इंसुनेला, क्या है बोलो इरिस इंसुनेला। चलो और अमेरिकन सुंडी हेलिकोर्पा आर्मिजेरा, सफेद मक्खी का भी बेमेसिया टेगोसा, लीफ कर्ल वगैरह को फैलाता है, मिर्च में एफिड वगैरह फैलाता है देखो, और लाल लाल कीट आता है तो इसके लिए क्या होगा तो भिंडी होगा। तो मालवेसी परिवार है, कपास को नहीं खाकर भिंडी को खा लेगा, बात तो एक ही परिवार एक ही है, भिंडी को नुकसान पहुंचाने देंगे पर कपास को नहीं। ये देखो घाट वाट का हो जाए। आज के मुख्य समाचार यहीं पर सर की क्लास है आपके नहीं क्यों
चलो 26/8। गला बड़ा देखो। ऑनलाइन में कोई दिक्कत हो तो बता दो।